एक बड़ी मजेदार कहावत है कि इकॉनमी को लेकर भविष्यवाणी सिर्फ दो तरह के लोग करते हैं। एक वो जिन्हें कुछ नहीं पता और दूसरे वो जिन्हें यह भी नहीं पता कि उन्हें कुछ नहीं पता। हाँ हाँ बिल्कुल। और 2025 में भारत की आर्थिक कहानी पर ये बात एकदम फिट बैठती है। सही पकड़ा आपने। आज हम इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण पर बात करने वाले हैं। ये विश्लेषण 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन को देखता है और 2026 के लिए क्या संभावनाएं हैं इसका जायजा लेता है। और ये चर्चा सिर्फ आम जानकारी के लिए ही नहीं है। यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए, खासकर जीएस पेपर 3 के लिहाज से ये बहुत जरूरी हो सकती है। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन साफ है। हमें यह समझना है कि 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था ने अमेरिकी टैरिफ जैसे बड़े बाहरी झटकों का सामना कैसे किया और इसके जवाब में कौन से बड़े सुधार हुए, और सबसे जरूरी, आने वाले साल के लिए हमारे सामने क्या मौके हैं और कौन सी चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हैं। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में एक बात हमेशा कही जाती है कि ये अपने आशावादियों और निराशावादियों दोनों को एक साथ निराश करती है, और 2025 में तो ये बात जैसे सच हो गई। हाँ, साल की शुरुआत में सब मानकर चल रहे थे कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील हो जाएगी, टैरिफ का खतरा टल जाएगा। लेकिन हुआ ठीक उल्टा। एकदम उल्टा। अमेरिका ने 25% का पारस्परिक टैरिफ लगा दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, भारत के रूस से कच्चा तेल खरीदने पर उस पर भी 25% का अतिरिक्त जुर्माना लगा दिया गया। H1B वीजा का भी तो मामला था। हाँ, उसे भी और सख्त कर दिया गया। तो ये एक तरह से डबल अटैक था, हमारे सामान पर भी और हमारी सेवाओं पर भी। तो माहौल तो यही बना कि भारत का जो एक्सपोर्ट इंजन है वो शायद अब ठप पड़ जाएगा। बिल्कुल यही लग रहा था। पर यहीं पर मुझे बात समझ नहीं आ रही, क्योंकि इन सब नेगेटिव खबरों के बावजूद साल के अंत तक नवंबर के आंकड़े दिखाते हैं कि अमेरिका को हमारा निर्यात घटा नहीं, बल्कि उसमें एक जबरदस्त उछाल आया। हाँ, ये कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। ये तो एकदम उल्टा लग रहा है। हाँ, इसमें क्या खेल है? आपका सवाल बिल्कुल सही है। इस उछाल के पीछे दो बड़ी वजहें थीं। पहली, हमारा निर्यात उन चीजों में बढ़ा जिन पर टैरिफ लगा ही नहीं था, जैसे फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा। लेकिन दूसरी वजह भारतीय कंपनियों के लचीलेपन या कह सकते हैं रेजिलियंस को दिखाती है। मतलब उन्होंने बड़ी तेजी से नए बाजार खोजे। तो ये कुछ ऐसा है कि अगर आपका एक सबसे बड़ा ग्राहक आपसे नाराज हो जाए, हाँ, तो आप हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठते। हाँ, बल्कि फटाफट दूसरे ग्राहकों को ढूंढना शुरू कर देते हैं। हमारे एक्सपोर्टर्स ने वही किया। बिल्कुल। इसे ही मार्केट डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं, और इसने दिखाया कि भारतीय अर्थव्यवस्था बाहरी झटकों को झेल सकती है। तो एक तरफ ये वैश्विक चुनौतियां थीं, हाँ, तो वहीं दूसरी तरफ घरेलू मोर्चे पर भी अर्थव्यवस्था ने पिछली कुछ तिमाहियों में लगातार अच्छी ग्रोथ दिखाई। और यहीं से एक और दिलचस्प विरोधाभास सामने आता है। भारत में कहते हैं कि नीति निर्माता कभी भी एक अच्छे संकट को बर्बाद नहीं जाने देते, वे इसका इस्तेमाल सुधारों के लिए करते हैं। हाँ, ये बात सच है। लेकिन 2024 के चुनावों के बाद सरकार का बहुमत पहले से कम हो गया था, तो आमतौर पर यही माना जाता है कि ऐसी सरकार बड़े और मुश्किल फैसले लेने से बचती है। सही बात है, पर यहाँ भी कहानी पलट गई। कैसे? घटे हुए जनादेश के बावजूद साल के दूसरे हिस्से में सरकार ने कई बड़े नीतिगत कदम उठाए, जैसे जीएसटी दरों में जो लंबे समय से अटके हुए बदलाव थे उन्हें किया गया। और श्रम कानूनों का क्या? ठप पड़े श्रम कानूनों पर दाढ़ी आगे बढ़ी, और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ा संशोधन किया गया। परमाणु क्षेत्र वाला सुधार तो काफी बड़ा है। इसका मतलब है कि अब इसमें निजी और विदेशी कंपनियां भी निवेश कर पाएंगी। सही कहा। हालांकि इसके लिए सरकार को सप्लायर लायबिलिटी के कुछ कड़े प्रावधानों को नरम करना पड़ा, जो एक विवादास्पद मुद्दा रहा है। इसके अलावा वित्तीय सेवाओं में भी बड़े सुधार हुए, जैसे बीमा कंपनियों में 100% विदेशी निवेश को मंजूरी दी गई। और बैंकों और पेंशन फंड के लिए भी तो नए नियम आए थे। हाँ, उनके लिए भी निवेश के नए नियम बनाए गए। लेकिन मुझे एक बात खटक रही है। बताइए। एक तरफ तो आप विदेशी निवेश लाने के लिए इतने बड़े सुधार कर रहे हैं, और दूसरी तरफ मनरेगा जैसे ग्रामीण सुरक्षा कवच के बजट में कटौती की जा रही है। क्या ये विरोधाभासी नहीं है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अगर हम इन फैसलों को उस समय के संदर्भ में देखें तो तस्वीर ज्यादा साफ होती है। उस समय दो बड़ी चिंताएं थीं। एक, विदेशी पूंजी तेजी से देश से बाहर जा रही थी। अच्छा। और दो, हमारा चालू खाता घाटा करंट अकाउंट डेफिसिट या कैड वो बढ़ रहा था। तो बीमा और पेंशन में एफडीआई लाने का सीधा मकसद था डॉलर के प्रवाह को बढ़ाना। बिल्कुल, और बाजार में भरोसा लौटाना। और मनरेगा में कटौती और कुछ क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स को हटाने का क्या तर्क था?
उसे आप राजकोषीय अनुशासन मतलब फिस्कल डिसिप्लिन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नजरिए से देख सकती हैं। सरकार ये संकेत देना चाहती थी कि वो खर्च पर नियंत्रण रख रही है और छोटे उद्योगों के लिए माहौल आसान बना रही है। हाँ, साथ ही डॉलर के मुकाबले रुपए को धीरे धीरे 90 के स्तर तक जाने दिया गया, जिसे मैनेज डिप्रिसिएशन कहते हैं। बिल्कुल। ये भी एक तरह से अमेरिकी टैरिफ के झटके को सहने के लिए कुशन की तरह था। ठीक है, तो सरकार ने इन संकटों के जवाब में कई सुधार किए, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये कदम जमीन पर असर दिखा रहे हैं? 2026 के आंकड़े और अनुमान क्या कह रहे हैं? खबर तो यही है कि भारत अब भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। हाँ, अनुमान है कि वित्तीय वर्ष 2026 में हमारी जीडीपी 7.3% की दर से बढ़ेगी। यहाँ तक कि मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने भी कहा है कि 7% की ग्रोथ तो न्यूनतम है, हम इससे बेहतर भी कर सकते हैं। 7.3% के विकास दर का अनुमान है, लेकिन जैसा कि लेख में बताया गया है, हमारी फैक्ट्रियों की क्षमता का इस्तेमाल यानी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी भी 75-77% पर ही अटका हुआ है। ये दोनों बातें एक साथ कैसे सच हो सकती हैं? अगर कंपनियां अपनी पूरी क्षमता से उत्पादन ही नहीं कर रही, तो फिर इतनी तेज ग्रोथ कहां से आएगी? ये एक बहुत ही वाजिब शंका है और यही वो पहेली है जिसे समझना जरूरी है। देखिए, कुछ सकारात्मक संकेत तो हैं। कृषि विकास अच्छा रहा है, ग्रामीण मांग मजबूत बनी हुई है और शहरी मांग भी पटरी पर लौट रही है। हाँ, लेकिन जो असली गेम चेंजर है, जो इस ग्रोथ को सहारा दे रहा है, वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं बल्कि कुछ और है। और वो क्या है? भारत का सेवा निर्यात, सर्विसेज एक्सपोर्ट्स। सर्विसेज एक्सपोर्ट्स। हाँ, ये आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये भारत की आर्थिक कहानी में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। सोचिए, एक दशक से भी कम समय में सर्विस एक्सपोर्ट के वैश्विक बाजार में हमारी हिस्सेदारी 2% से बढ़कर 4.5% हो गई है। 4.5%? ये तो असाधारण है ना? इसका मतलब है कि हम इस क्षेत्र में दुनिया को लीड कर रहे हैं। दशकों तक हम मैन्युफैक्चरिंग में चीन से मुकाबला करने की कोशिश करते रहे, लेकिन यहाँ हम एक ऐसे क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं जो पूरी तरह से दिमागी ताकत यानी ब्रेन पावर पर चलता है। आपने बिल्कुल सही समझा। ये भारत के लिए एक बिल्कुल नया ग्रोथ इंजन है और इसके पीछे एक वैश्विक ट्रेंड भी है। कैसा ट्रेंड? अमेरिका और यूरोप की आबादी बूढ़ी हो रही है, उन्हें युवा टैलेंट की सख्त जरूरत है, लेकिन उनकी वीजा नीतियां बहुत सख्त हो गई हैं। तो अब वो काम को ही आउटसोर्स कर रहे हैं। बिल्कुल, काम अब दूर से यानी रिमोटली हो रहा है और इसका सबसे बड़ा फायदा भारत को मिल रहा है। ये एक बहुत बड़ा अवसर है। और शायद इसी वजह से गूगल, अमेज़न और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियां भारत में क्लाउड और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में अरबों डॉलर का निवेश कर रही हैं। हाँ, वो भविष्य की इसी तस्वीर पर दांव लगा रही हैं। और ये निवेश न केवल डॉलर लाता है, बल्कि एक सकारात्मक माहौल भी बनाता है। सही कहा। इससे उस चिंता पर भी कुछ लगाम लगती है कि विदेशी निवेशक हमारा बाजार छोड़कर जा रहे हैं। तो घरेलू मोर्चे पर कहानी काफी मजबूत दिख रही है। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में बात की थी, बाहरी दुनिया में अभी भी अनिश्चितता के बादल हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो अमेरिकी टैरिफ का ही है। उसका क्या होगा? ये सवाल बना हुआ है। हालांकि टैरिफ का असर उतना बुरा नहीं हुआ जितना डर था, फिर भी ये तलवार लटकी हुई है। लेकिन अब एक नई और शायद उससे भी बड़ी चिंता चीन से उभर रही है। चीन से? वो कैसे? देखिए, अमेरिका ने चीन के खिलाफ एक तरह का व्यापारिक मोर्चा खोल रखा है। अब डर ये है कि जो चीनी सामान पहले अमेरिका जाता था, वो अब कहाँ जाएगा? सही बात है। चीन उसे एशिया, अफ्रीका और भारत जैसे बाजारों में डंप कर सकता है, मतलब बहुत सस्ते दामों पर बेच सकता है। अगर ऐसा हुआ तो हमारे घरेलू उद्योगों के लिए मुकाबला करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। और चालू खाता घाटे यानी कैड का क्या? लेख में इसका भी जिक्र है। क्या वो एक बड़ी चिंता है? फिलहाल कैड करीब 1.3% पर है, जो खतरनाक स्तर नहीं है। अच्छा। हमारी सर्विस एक्सपोर्ट और विदेशों में काम करने वाले भारतीयों द्वारा भेजा गया पैसा यानी रेमिटेंसेस इसे संभालने में मदद कर रहे हैं। तो फिर चुनौती क्या है? असली चुनौती इसके वित्त पोषण की है। मतलब इस घाटे को पूरा करने के लिए जो विदेशी निवेश चाहिए, क्या वो आएगा? अगर विदेशी निवेशकों का पैसा निकालने का सिलसिला जारी रहा, जैसा कि हम शेयर बाजार में देख रहे हैं, तो ये एक समस्या बन सकती है। तो मतलब भारी मोर्चे पर कई चुनौतियां हैं। अमेरिकी टैरिफ, चीन से प्रतिस्पर्धा और विदेशी निवेश का प्रवाह। हाँ। अगर हम इन सब को जोड़कर लंबी अवधि के बारे में सोचें, तो विश्व बैंक की एक रिपोर्ट कहती है
कि 2047 तक एक उच्च आय वाला देश बनने के लिए भारत को अगले 22 साल तक लगातार 7.8% की औसत दर से बढ़ना होगा। और ये एक पहाड़ जैसी चुनौती है। पहाड़ जैसी। हाँ, हमारे इतिहास में हमारी औसत विकास दर 6 से 7% के बीच ही रही है। सिर्फ 2003 से 2008 के बीच का एक दौर था जब हम 8% के करीब पहुंचे थे। लेकिन तब तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही थी। बिल्कुल, उस दौर को दोहराना आज के माहौल में लगभग नामुमकिन है। तो फिर रास्ता क्या है? ये अतिरिक्त ग्रोथ आएगी कहाँ से? यही आज का सबसे बड़ा सवाल है और इसका जवाब छिपा है निजी निवेश में। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। हाँ, जब तक देश की कंपनियां नए कारखाने लगाने, नई मशीनें खरीदने में बड़ा निवेश नहीं करती, तब तक 8% की ग्रोथ एक सपना ही रहेगी। और कंपनियां निवेश क्यों नहीं कर रही हैं? उनका तर्क बहुत सीधा है। वे कहते हैं कि बाजार में मांग ही नहीं है, डिमांड नहीं है। हाँ, लोग पर्याप्त खरीदारी नहीं कर रहे हैं। जब तक उन्हें ये भरोसा नहीं होता कि उनका बनाया हुआ माल बिक जाएगा, वे पैसा क्यों लगाएंगे? तो उनका मानना है कि जब तक कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लगातार 3 तिमाहियों तक 80% से ऊपर नहीं जाता, तब तक बड़े निवेश की उम्मीद करना बेमानी है। तो इसका मतलब यह है कि 2025 का साल खत्म होते होते हमारे पास जवाब से ज्यादा सवाल खड़े हो गए हैं। बिल्कुल। क्या अमेरिकी अर्थव्यवस्था मंदी में चली जाएगी? एआई का जो ये बुलबुला दिख रहा है, क्या वो फूटेगा? और कुछ इससे भी बड़े बुनियादी सवाल हैं। जैसे क्या एआई इंसानों की नौकरियां छीन लेगा या उनकी क्षमता को और बढ़ाएगा? विकसित देश जो भारी कर्ज में डूबे हैं, क्या वे इस कर्ज से निकलने के लिए जानबूझकर महंगाई बढ़ाएंगे, जिसे इन्फ्लेटिंग अवे डेट कहते हैं? अगर ऐसा हुआ तो भारत जैसे उभरते बाजारों पर उसका क्या असर होगा? ये सब बहुत बड़े सवाल हैं। और शायद सबसे बड़ा नीतिगत सवाल जो इस लेख के अंत में भी उठाया गया है, वह श्रम और पूंजी के बीच की लड़ाई का है। ये थोड़ा जटिल है, इसे आसान भाषा में समझाइए। जरूर। देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था में विकास का फायदा दो ही लोगों को मिलता है, या तो पूंजी के मालिक को, मतलब कंपनी के मालिक को मुनाफे के रूप में, या फिर श्रमिक को, मतलब कर्मचारी को वेतन के रूप में। सही। आज टेक्नोलॉजी की वजह से पूंजी यानी मशीनें और एआई हर साल ज्यादा उत्पादक होती जा रही हैं। ज्यादा प्रोडक्टिव। हाँ, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारी नीतियां ये कैसे सुनिश्चित करें कि हमारा श्रम यानी हमारे करोड़ों कामगार इस पूंजी के साथ मुकाबला कर सकें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो विकास का सारा फायदा पूंजीपतियों की जेब में जाता रहेगा और आम आदमी की आय वही की वही रह जाएगी। बिल्कुल। नए श्रम कोड इस दिशा में एक छोटी सी शुरुआत है, लेकिन ये साफ है कि भारत को अपने जनसांख्यिकीय लाभांश यानी अपनी विशाल युवा आबादी का फायदा उठाने के लिए अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। तो कुल मिलाकर 2025 ने भारतीय अर्थव्यवस्था का लचीलापन तो दिखाया, जहां संकटों को सुधार के मौकों में बदला गया। हाँ। लेकिन 2026 और उसके आगे का रास्ता वैश्विक अनिश्चितताओं, घरेलू मांग को फिर से जिंदा करने की चुनौती और श्रम बनाम पूंजी के इस बुनियादी सवाल से भरा हुआ है। हाँ, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि ये एक नए और शायद कहीं ज्यादा मुश्किल अध्याय में दाखिल हो रही है। और आज की इस चर्चा को खत्म करते हुए हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहते हैं। जरूर। इस पूरे विश्लेषण में श्रम और पूंजी के बीच की प्रतिस्पर्धा का जिक्र है। आने वाले समय में जब एआई और ऑटोमेशन हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगे, तब भारत अपनी विशाल युवा आबादी, अपने जनसांख्यिकीय लाभांश को एक संपत्ति में कैसे बदल सकता है, बजाय इसके कि वो एक बोझ बन जाए? ये शायद भारत की आर्थिक नियति का सबसे बड़ा सवाल है। इस पर सोचना बहुत जरूरी है। यूपीएससी और देश दुनिया के ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर और गहरी चर्चा के लिए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आप अगला विश्लेषण किस विषय पर चाहते हैं। आपके सवाल और सुझाव हमें बेहतर काम करने की प्रेरणा देते हैं।